गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीए ऑनर्स सेकेंड ईयर की एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जो है उसके स्कोप के बारे में, उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे कृषि भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। फ्रेंड्स, कृषि भूगोल का क्षेत्र चूँकि आर्थिक भूगोल से संबंध है, इसलिए इसकी जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत व्यापक है, बहुत एक्सटेंसिव है और विभिन्न साइंसेज से जुड़ा हुआ है। कृषि भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के आधार पर इसके संबंधों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो है कृषि भूगोल का प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध, और दूसरा पार्ट है कृषि भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो फ्रेंड्स, हम प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध भी कृषि भूगोल का देखेंगे और कृषि भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कृषि भूगोल का प्राकृतिक विज्ञानों से क्या संबंध, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम नाम से ही जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत ऐसी विज्ञानें आती है जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी को शामिल करते हैं, यानी भू आकृति विज्ञान को, भू आकारिकी को, जलवायु विज्ञान को शामिल करते हैं, इसमें मृदा शास्त्र को शामिल करते हैं, रसायन शास्त्र आता है और बायो साइंसेज आते हैं। तो ये जो साइंसेज हैं हम इनको प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले हम कृषि भूगोल और भू आकारिकी यानी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, कृषि भूगोल और भू आकारिकी जो है उसमें बहुत गहरा संबंध पाया जाता है, क्योंकि भू आकारी जो है, जियोमॉर्फोलॉजी है, वो एग्रीकल्चर को सीधे तौर पर संबंध, भूमि से सीधे तौर पर संबंध रखता है और इसी में हम सारी क्रियाओं को शामिल करते हैं जो एग्रीकल्चर की, जिससे सीधा का सीधा इसका प्रभाव एग्रीकल्चर पर पड़ता है। फ्रेंड्स, बहुत साधारण बातों में समझाऊं तो भू आकारी की जो है उसके ऊपर हमारी कृषि निर्भर करती है। मान लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि यदि भूमि जो है पहाड़ी भूमि है और ऊबड़ खाबड़ भूमि है, तो हम जानते हैं कि ऊबड़ खाबड़ भूमि में हम ट्रैक्टर से जुताई नहीं कर सकते, हम मशीनीकृत जुताई नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाते हैं और उनमें एग्रीकल्चर लेते हैं। जबकि मैदानी जो भाग है, उस मैदानी भागों में हम लंबे लंबे खेत, बड़े बड़े खेत पाए जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें यूएसए के एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर वाले प्रेरी मैदानों की, तो वहाँ पर मशीनी कृषि होती है टोटली। तो चूँकि वहाँ पर मैदान है तो वहाँ पर मशीनों से कृषि की जा सकती है। कंबाइन है, ट्रैक्टर है, हैरो है, इस प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं उनके द्वारा कृषि की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिक ढालू भूमि पर कृषि की मशीनरी का प्रयोग सीमित हो जाता है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ में ऊंचाई पर जो वायु वेग है वो भी कृषि को प्रभावित करता है। तो इस बारे में हमें ये जानना है कि उच्चावच जो है वो भूमि उपयोग के संबंधों भूमि उपयोग को प्रभावित करता है। जैसा उच्चावच होगा वैसा उसका वहाँ का, उस क्षेत्र का एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ या भूमि उपयोग भी होगा। इसके पश्चात दूसरी जो बिंदु है कृषि भूगोल का, हम जलवायु विज्ञान के साथ क्या संबंध, इस बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, कृषि क्रिया को प्रभावित करने में जलवायु के जो कारक हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलवायु के जो कारक हैं उसमें है तापमान है, वर्षा है, हवा है, आर्द्रता है, पाला, कोहरा, ओला आदि, ये सभी जो तत्व हैं वो जलवायु में आते हैं। और हम ये जानते हैं कि जलवायु जो है वो कृषि को प्रभावित करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन के फलस्वरूप फसल प्रतिरूप बदलता जाता है। क्रॉप पैटर्न जो है वो टेम्परेचर के आधार पर बदलता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि समशीतोष्ण जो भाग है वहाँ पर वहाँ की जलवायु दिशाओं में गेहूँ पैदा होगा, जबकि उष्णार्द्र भागों में चावल, रबर, जूट, केला, गर्म मसाले आदि फसलें पैदा होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्षा की मात्रा के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि फसल प्रतिरूप जो है वो और कृषि पद्धति जो है उसमें अंतर आता है। इसलिए कृषि भूगोल जो है वो जलवायु से उसका बहुत ही डीप और गहरा संबंध है। इसके पश्चात कृषि भूगोल एवं मृदा शास्त्र की बात करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, कृषि क्रिया के लिए मिट्टियाँ बहुत आवश्यक आधार होती हैं, इसलिए हमें कृषि कार्य में मिट्टियों की विशेषता और उसके गुणों का ज्ञान भी आवश्यक समझते हैं। इसलिए इसके हेतु मैं 2-3 वैज्ञानिकों का आपको नाम देना चाहूँगा। जैसे रूसी वैज्ञानिक डोकुचायेव है, बेनेट महोदय हैं। इन्होंने कृषि क्रिया में मिट्टी के महत्व का बहुत अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि मिट्टियों का विस्तृत जो स्वरूप है वो हमारी कृषि को प्रभावित करता है। कुछ
ऐसी फसलें हैं जो विशेष मिट्टियों में ही प्रभावित होती हैं। जैसे हम बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको बताएं कि हमारे दक्षिणी भारत पर जो रेगुर मिट्टी है, कपासी मिट्टी है, जिसको अपन काली मिट्टी भी कहते हैं, वो विशेषीकृत मिट्टी है, इसमें ये फसल बहुत अच्छे से पैदा होती है। तो इसके अलावा जो गेहूँ है वो जलोढ़ मिट्टी में ही पैदा होगा। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कुछ विशेष फसलें जो हैं विशेष मिट्टियों में ही पैदा होती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कृषि भूगोल और मृदा शास्त्र के बीच में गहरा संबंध पाया जाता है। फ्रेंड्स, कृषि भूगोल और रसायन शास्त्र के संबंध की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी की उर्वरता, उसके पोषक तत्व आदि का रासायनिक विश्लेषण करने में हमें रसायन शास्त्री सहयोग करता है। इसमें मिट्टी में विद्यमान रासायनिक तत्व जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, जस्ता आदि की मात्रा का हमको ज्ञात होता है। और इस आधार पर हम कौन सी फसल में कौन से जो उर्वरक है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ फसलों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, कुछ मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, तो वहाँ पर हम नाइट्रेट का उपयोग करेंगे, यूरिया खाद का उपयोग करेंगे। कहीं पर फॉस्फेट की कमी पाई जाती है तो हम वहाँ पर फॉस्फेट जो है खाद उसका प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार जब हम वहाँ की मिट्टी का जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, रासायनिक विश्लेषण करते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर मिट्टी में कौन से रासायनिक तत्वों की कमी पाई जाती है ये पता लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि भूगोल और रसायन विज्ञान में भी गहरा संबंध है। अंत में कृषि भूगोल एवं जैव विज्ञान के संबंध की हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कृषि भूगोल और जैव विज्ञान में भी गहरा और प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। कृषि में जिन पौधों की खेती होती है उनकी समस्त विशेषताओं के विषय में हम विस्तृत और वैज्ञानिक जानकारी वनस्पति शास्त्र से ही प्राप्त करते हैं, जैसा कि आप ये बात जानते हैं। और पौधों के अध्ययन से संबंधित भूगोल जो है वो भी पादप भूगोल, जिसको अपन फाइटो जियोग्राफी भी कहते हैं, वो भी हमें कृषिगत पौधों के उद्भव और विकास और उसकी जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी जो है उसके बारे में जानकारी देता है। इसलिए हम इस आधार पर कह सकते हैं कि दोनों जो भूगोल हैं, कृषि भूगोल और जैव विज्ञान, वो दोनों घनिष्ठ रूप से सहसंबंधित हैं। इसके पश्चात फ्रेंड्स, हम कृषि भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के संबंध की भी बात करते हैं। तो कृषि भूगोल का सामाजिक जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञानों फ्रेंड्स हम अर्थशास्त्र को लेते हैं, इसके अलावा समाजशास्त्र को लेते हैं, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य भूगोल, औद्योगिक भूगोल, इतिहास आदि सभी को हम शामिल करते हैं। सबसे पहले कृषि भूगोल और जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी की हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कृषि भूगोल को प्रभावित करने वाले जो सांस्कृतिक कारक हैं उसमें जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि कृषि क्रिया जो करते हैं हम उसमें हमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सामान्यतया जहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है वहाँ की कृषि में मशीनों का प्रयोग बढ़ जाता है। जैसे कि पश्चिमी देश जो हैं वहाँ पर प्राय एक्सटेंसिव या विस्तृत कृषि की जाती है, लेकिन एशियाई जो देश हैं वहाँ पर भूमि उपयोग जो है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है और उसको पोषण करने के लिए हमें उस जो हमारे लैंड है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। इसलिए हमें एक खेत में 2 से लेकर 3 फसलें हमको लेनी पड़ती हैं। तो जनसांख्यिकी जो है उससे जनसंख्या की वृद्धि दर, श्रम विभाजन, खाद्यान्नों की मांग आदि के संबंध भी हमको विशद जानकारी मिल जाती है और इससे हमें कृषि क्रिया के नियोजन में मदद मिलती है। जहाँ तक बात है कृषि भूगोल के अर्थशास्त्र के साथ संबंध की, तो फ्रेंड्स, हम कृषि को प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहते हैं, प्राइमरी इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन कहते हैं, और ये आजीविका कमाने का अति प्राचीन जो साधन या उद्यम है। फ्रेंड्स, कृषि को हम ये भी कहते हैं कि जीवन निर्वाह के साथ आर्थिक विकास की भी धुरी मानते हैं। इसलिए यदि कृषि भूगोल और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पर हम ध्यान देवें तो हमको पता चलता है कि दोनों का विकास का क्रम जो है लगभग एक जैसा ही रहा है। फ्रेंड्स, कृषि भूगोल में फसल उत्पादन एवं पशुपालन से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनका हम जो विवेचन है वो क्षेत्रीय संदर्भ में करते हैं, जबकि अर्थशास्त्र में जो हम कृषि का अध्ययन करते हैं वो आर्थिक आय प्राप्त करने के रूप में करते हैं। जैसे हम बात करें विकसित देश जो हैं वहाँ पर कुल जनसंख्या का बहुत कम जो प्रतिशत है वो कृषि में संलग्न रहता है, फिर भी वहाँ पर कृषि का उत्पादन जो है वो आवश्यकता से अधिक पाया जाता है। जबकि भारत जैसे देश की जब हम बात करते हैं तो वहाँ लगभग 65% जनसंख्या कृषि में संलग्न है, लेकिन कुल कृषि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का योगदान 30% है, जो अब और घटकर लगभग 20% ही रह गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों जो विषय हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं कृषि भूगोल और समाजशास्त्र की, सोशियोलॉजी की। फ्रेंड्स, कृषि भूगोल और समाजशास्त्र में भी गहरा संबंध पाया जाता है।
कृषि जो प्रकार है उसके प्रतिरूप हैं, उसके प्राविधिक क्षेत्र हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक तथ्यों से कंट्रोल होते हैं, नियंत्रित होते हैं। और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप ही कृषिगत जो वस्तुएं हैं उनकी मांग और उनका उत्पादन होता है। जैसे हम एग्जांपल लेवें, मानसून एशियाई जो देश हैं वहाँ पर चावल की संस्कृति जो है, और डेनमार्क में डेयरी उत्पादन की जो संस्कृति है, कैलिफोर्निया में फसल उत्पादन की संस्कृति है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में फलों की कृषि है, वहाँ पर मानवीय तत्वों का तत्वों का जो विशेष योगदान है वो पाया जाता है। ये उस क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था और कृषि में गहरा संबंध प्रदर्शित करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत समाज में कृषि गहन जीवन निर्वाह पद्धति पर की जाती है, जबकि औद्योगिक समाज में कृषि मुद्रादायिनी या व्यापारिक फसल उत्पादन के रूप में की जाती है। पाश्चात्य समाजों में फ्रेंड्स जो कृषि है वो विकसित कृषि की जाती है, जबकि जो पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर कृषि जो है रूढ़िवादी पद्धतियों के आधार पर की जाती है। और इस सब में समाज में प्रचलित मान्यताएं जो हैं उनका, रीति रिवाजों का, खान पान का, सामाजिक वर्गों का, इन सभी क्रियाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके पश्चात फ्रेंड्स कृषि भूगोल और हम राजनीतिक भूगोल की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स किसी भी क्षेत्र की जो कृषि है वो वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों अर्थात सरकारी नीतियों और प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही प्रभावित होती है। जैसे हम बात करते हैं रूस की, चाइना की, इज़राइल की और पूरी यूरोपीय देशों की, तो वहाँ पर की कृषि जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों से ही नियंत्रित होती है। जैसे हम बात करते हैं फ्रेंड्स रबर की, चाय की, गरम मसालों की, तंबाकू, कॉफ़ी, केला, इन सभी की कृषि पर जो कोलोनाइलाइजेशन है या औपनिवेशवाद की संस्कृति है उसका प्रभाव आज भी हमको स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में भी 1947 से पहले तंबाकू, अफीम और नील की खेती की जाती थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के फलस्वरूप जूट और कपास की खेती जो है वो प्रभावित हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक जो निश्चयवाद है, पॉलिटिकल डिटर्मिनिज्म जो है, इसको ग्रेगर ने इस नियंत्रण को जो है ग्रेगर ने राजनीतिक निश्चयवाद की संज्ञा दी थी और विश्व स्तर पर खाद्यान्नों का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पर्याप्त रूप में प्रभावित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कृषि भूगोल और राजनीतिक विज्ञान बहुत अन्योन्य रूप से प्रभावित हैं, संबंधित हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कृषि भूगोल और वाणिज्यिक भूगोल के, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और कमर्शियल ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जो है वो एक तरीके से कमर्शियल ज्योग्राफी में धीरे धीरे कन्वर्ट होती जा रही है, हम ये देखते हैं। और अनेक प्राकृतिक और सामाजिक जो विज्ञानों के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं वो भी जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। फ्रेंड्स कृषि उत्पादों को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है और जो उपयुक्त परिवहन सुविधाओं के अभाव में उस फसल को या उपज को हम उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा सकते। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि उचित जो कृषि उत्पादन से उचित जो लाभ है वो नहीं कमाया जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं जैसे वॉन थ्यूनेन जो है, हम उसका एग्जांपल आपके सामने रखते हैं कि वॉन थ्यूनेन ने कृषि भूमि उपयोग को प्रभावित करने में जो परिवहन के साधन हैं उनकी भूमिका का अध्ययन किया। तो परिवहन भूगोल की तरह बाजार भी कृषि भूगोल से ही गहरा संबंध रखता है। ऐसे एक चिशोल्म महोदय जो हैं, चिशोल्म ने भी बताया कि दूरी व बाजार का कृषि पर जो प्रभाव है उसके बारे में उन्होंने बात करी। इसी तरीके से बुकानन महोदय हैं, उन्होंने भी कृषि उत्पाद व बाजार के मध्य की जो दूरी है उसके संबंधों का अध्ययन किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कृषि भूगोल और वाणिज्य भूगोल है वो बहुत गहरे रूप में आप एक दूसरे से संबंधित हैं। अंत में कृषि भूगोल और इतिहास के संबंध की हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स कृषि भूगोल और इतिहास में भी गहरा संबंध पाया जाता है। ऐतिहासिक घटनाओं का जो मुख्य आधार है वो भूगोल ही होता है। भौगोलिक पृष्ठभूमि के बिना इतिहास के अस्तित्व की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कृषि भूगोल में पृथ्वी के जो विभिन्न भागों में होने वाली जो घटनाएं हैं उन पर विचार किया जाता है। कृषि का विकास फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि इसका एक लंबा इतिहास है। कृषि के विकास में हम ये कह सकते हैं कि कृषि पहले आखेट थी, फल संग्रह तक ही थी, मछली पकड़ना इस तक ही सीमित थी। धीरे धीरे वो स्थायी कृषि से लेकर स्थानांतरणशील कृषि, गहन जीवन निर्वहन कृषि, व्यापारिक बागवानी कृषि, व्यापारिक कृषि आदि की क्रमिक अवस्थाओं में पनपी। तो इस सब की जानकारी फ्रेंड्स हमें इतिहास से ही मिलती है।
हम ये कह सकते हैं कि पूर्व ऐतिहासिक जो काल था उसमें पौधों, फसलों और पशुओं की संख्या बहुत कम और विशिष्ट प्रकार के पौधे व पशु अपने क्षेत्र विशेष में ही मिलते थे। लेकिन ऐतिहासिक विकास के साथ साथ फ्रेंड्स कृषि क्रिया में पौधों व पशुओं का भी प्रसार हुआ और नवीन क्षेत्रों में कृषि की जाने लगी। और फ्रेंड्स 1960 के दशक के पश्चात जो है कृषि जो है उसके विकास में तीव्र प्रगति हुई। संकरीकृत बीजों का उपयोग होने लगा। हम ये कह सकते हैं एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशंस आए। कृषि में जो है वो कृषि के साथ साथ पशुपालन और डेयरी फार्मिंग का महत्व बढ़ा। तो ये सब कृषि जो है कि जो नवीन जो चीज़ें हैं तो इसी कृषि के विकास को प्रदर्शित करती है। और हम ये कह सकते हैं कि इतिहास जो है उसके बगैर हम कृषि भूगोल का जो है विकास नहीं समझ सकते और हम कृषि भूगोल में नई टेक्निक्स जो हैं उनका इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये जो है हमने बात करी कृषि भूगोल के विभिन्न विज्ञानों से, सामाजिक विज्ञानों से संबंधों के बारे में बात करी। ये जो चार्ट आपके सामने बोर्ड पर है, स्क्रीन पर है, ये जो चार्ट है ये कृषि भूगोल का विभिन्न विज्ञानों से संबंध प्रदर्शित कर रहा है। इसको आप अच्छी तरीके से और समझने का प्रयास करें। उम्मीद है ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।